पाकिस्तानी बच्चों को कहा जाता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। पाकिस्तान को जिहाद की ज़रूरत है। ठीक है, आपने जिहाद करना है, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लें, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद कर लें, पाकिस्तान के जो हालात हैं इनके खिलाफ जिहाद कर लें। लेकिन ये नहीं बताया जाता। पाकिस्तान के अंदर अंबर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है इस वक़्त। सारे बच्चे सारा दिन मीम बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं। इट्स माय मदरलैंड। आई वाज़ बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। उसमें अंबर अब ये देखें, आपके साथ इशू है। अफगानिस्तान के लिए पूरा मुल्क हमने जलाया। आज हर अफगानी बच्चा पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करता है जितना हर बंगाली बच्चा नफरत करता है। उसमें आप भारत को ब्लेम करेंगे, आप सीआईए को ब्लेम करेंगे, मुसाद को ब्लेम करेंगे, रा को ब्लेम करेंगे? नहीं, पाकिस्तान को यह ब्लेम खुद एक्सेप्ट करना होगा। डिसीजन लिया जाता है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को चेंज कर दिया जाता है। तो दर हकीकत और देखें, मैं यही एक अलमिया है मेरे लिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दालें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन भारत से नहीं ली जा रही। और दूसरा मैं बात बताऊंगा कि एक पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है कि रशिया से तेल लेंगे। पॉलिटिकल स्टंट उस पर खेला गया। रशिया से कहूंगा कि ये स्टेटमेंट ये कहा गया है कि G20 पाकिस्तान में होती तो फिर ये मुझे बताएं, आपने तो सी पैक खुद शुरू किया था। उस सी पैक को बंद करके आपने वहां पे G20 करानी थी। आपने चाइना के साथ दुश्मनी लेकर वहां आपने वो G20 करानी थी। ये किस तरह की स्टेटमेंट है? इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। आप तो नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, साजिद तार साहब, जिनको आप लगातार देखते हैं और अलग अलग मौजू पर अपनी बात रखते हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। व्यूअर्स काफी पसंद करते हैं तार साहब को, और यूएस में रहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और काफी कंसर्न्ड हैं पाकिस्तान इश्यूज को लेकर, और इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से तार साहब। मैं अंबर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और स्पेशली मेरी दिल की गहराइयों से आपके देखने वालों को ना सिर्फ नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं जिस तरह आपको हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आई एम वन पर्सन हु लिव्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज ऑन अ डेली बेसिस। I live in India most of the day, and I live in Pakistan some part of the day, and I live in US some part of the day. And this is how my daily routine is, and I love all these 3 countries, frankly, from bottom of my heart. I can understand, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना hesitate हूँ, मैं I'm proud. Matter of fact, that I can call myself Indian. और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization. And I highly recommend my listeners right now, जो watch कर रहे हैं लोग, to study about the Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization. Is a very rich history, and we are strong intellectually, and we have proven. अभी मैं बल्कि इसमें अभी जो बात करेंगे उसमें I have been a big advocate since the Modi ji in Jakarta said that 21st century is Asia's century, is Indian century, and I'm proud of this G20. I'm proud of Chandrayaan. I'm proud of many things, the big achievements, and my hat off for that. डेफिनेटली। G20 के बाद अभी हमारे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए मेजर अचीवमेंट्स G20 के बाद रहे हैं, और जिसकी तारीफ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो करते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से G20 के हवाले से जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनसे लंदन मीडिया ने कुछ सवाल किए, रिएक्शन उनसे मांगा, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो शायद G20 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा होता। आप पाकिस्तान को काफी गहरी निगाह से आप उसकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता था, मुमकिन नवाज शरीफ साहब के साथ? पॉसिबल। मैं बल्कि मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा अफसोस का इजहार करूंगा अंबर, वो इस तरीके से
G20 क्या था आखिर में, G20 के जो रिजल्ट थे वो क्या थे? रिजल्ट सबसे बड़ी बात यह है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है, जो शिपिंग और रेल का प्रोजेक्ट जो दिया गया है, उसमें वो क्यों दिया गया है और दुनिया वो क्या खड़ी, पहले उस पर बोलूंगा और फिर मैं उसका एनालिसिस करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों इसको गलत जी। कहा है। इसमें से ही आपको नजर आ जाएगा कि उन्होंने गलत कहा है और उनकी कोई स्टेटमेंट एजुकेटेड स्टेटमेंट नहीं थी। वो इस तरीके से कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल और शिपिंग और रेल और सारा जो प्रोजेक्ट था, इस पे काउंटर की गई हैं चीजें। चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने की कोशिश की है, ब्रिक्स को काउंटर किया गया है अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देकर, और उसके बाद ब्रिक्स की करेंसी को काउंटर दिया गया है, चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उसको काउंटर किया गया है, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको CPEC कहा जाता है पाकिस्तान, उसको काउंटर करने की कोशिश की गई है। तो अगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट, ये कहा गया है कि G20 पाकिस्तान में होती, तो फिर ये मुझे बताएं, आपने तो CPEC खुद शुरू किया था, उस CPEC को बंद करके आपने वहां पे G20 करानी थी, आपने चाइना के साथ दुश्मनी लेकर वहां आपने वो G20 करानी थी। ये किस तरह की स्टेटमेंट है? इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। आप तो CPEC में आपने 26 करोड़, $26 बिलियन आपने वहां पे करप्शन करके, तो अमेरिका के अंदर पिज्जे बनाए आपने, पापा जान, इस रिटन एवरीवेयर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था आपको कि आप ये कहते, मैं ये मानता हूं शायद कि अगर वहां पे कोई अच्छा लीडर होता तो शायद इकॉनमी इतनी खराब ना होती, लेकिन इतना भी ऊपर ना ले जाएं कि आप G20 वहां कराने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले यू हैव, इसमें एलिमेंट्स क्या है? अब पर ये G20 एक दिन में नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक एफर्ट है, पूरी कैंपेन है। अब मैं इस साल की मिसाल दूंगा, मोदी जी अमेरिका से चले, फ्रांस गए, ग्रीस गए, UAE गए, और एक दिन पहले 9 घंटों के लिए जगार्ता गए। एक पूरी कैंपेन नजर आ रही है और उसमें सारी कौम उनके साथ नजर आ रही है, सिर्फ एक आदमी सारा जहाज लेकर नहीं घूम रहा था, डॉक्टर जयशंकर साहब भी उनके साथ थे, पूरी कौम उनके साथ है। चंद्रयान का जो एक पूरा, जिस तरह सबसे बड़ा मैं एक फायदा बताता हूं चंद्रयान का, जो मेरी नजर में चंद्रयान है कि उसने भारत को यूनाइट कर दिया एक झंडे के नीचे। जितना बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है आपके नेशनलिज्म को, मैं समझता हूं उसका असर अगले 20 से 25 साल रहेगा। और उसमें मैं बल्कि आखिरी चीज कोट करना चाहूंगा, G20 के आखिर में आपकी प्रेसिडेंटशिप गई है ब्राजील के पास। लुलू सिल्वा ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें उसको टेस्टिफाई किया मोदी जी की स्टेटमेंट को कि नेक्स्ट सेंचुरी इज एशियाज और इंडियन सेंचुरी। वो किस तरीके से कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरा है जाके जहां ना आज तक रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं उतर सके, और $75 मिलियन के खर्चे पर वो वहां गए। सो दिस इज अ टेस्टमेंट, दिस इज द लिविंग प्रूफ द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात, मैं ना पाकिस्तान बैशिंग या उसका कंपैरिजन मैं बनता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को पता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, यू हैव टू फर्स्ट। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू, मैं चले 2 चीजें मेंशन कर देता हूं। चित्राल के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो तोरखम बॉर्डर के ऊपर हालात चल रहे हैं, एब्सोल्युटली। इन सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से G20 से आप कंपेयर कर सकते हैं? आपको पहले, और सबसे बड़ा मैं समझता हूं इस वक्त फंडामेंटल इशू ऑफ पाकिस्तान इज नेशनलिज्म। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, लोग मुझ पर तनकीद भी करते हैं, आपको मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, आपको इंडियन मॉडल को स्टडी करना चाहिए, आपको यह सोचना होगा कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर miracles are taking place and how these people are doing it, how these people are doing it. And not only this, मेरे कई दफा मेरे जो भारतीय दोस्त हैं वो कह देते हैं, नहीं जी आप ज्यादती करते हैं when you compare us with as a DNA wise। तो मैं उनको भी करेक्शन ये करना चाहता हूं कि देखें, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, ये हम आप अगर ये कहें कि यू आर डिफरेंट देन अस, नो इट इज नॉट पॉसिबल। हमारी सोचें एक हैं, लिबास एक है, हमारे खाने एक हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा DNA सेम है। हाँ, कुछ एक लकीर की दूसरी तरफ अगर कुछ गलत फैसले हुए हैं तो आप अल्टीमेटली उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरा, मैं फंडामेंटली अंबर ये समझता हूं कि जब आप पूरे इस रीजन को लेकर रीजनल पावर बनेंगे, लीडर बनेंगे, आगे जाएंगे, बल्कि इसका जिस तरह जो एजेंडा था, जो नाम था इस G20 का कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर,
उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी शामिल होता है। अगर वन अर्थ वन फैमिली करेंगे वो शामिल होता है उसमें, और आपका पड़ोसी है। आप हर चीज कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात अगर खराब हैं, चीजें हैं, उसका इम्पैक्ट भी भारत के होगा, खासकर बॉर्डर एरियाज में एब्सोल्युटली। और फ्यूचर में। और मेरी मेरी ख्वाहिश है, हमेशा मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि पाकिस्तानी ये समझें, भारत के साथ ट्रेड और बेटर रिलेशनशिप इज क्रूशल एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, नॉट द ग्रोथ, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जिस तरीके से इस वक्त कोई एक चीज नहीं है भारतीय मॉडल में, भारतीय मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं टू बी लर्न, लेकिन इसका फंडामेंटल एजुकेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और उसके बाद नेशनलिज्म है। तो दीज आर द 3-4 थिंग्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड। जी। दार साहब, हम इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे, जैसे कि भारत और मिडिल ईस्ट और से लेकर यूरोप तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई, ऐलान किया गया है G20 से। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है। इनफैक्ट जिस तरह से पूरे यूरोप और इधर एशिया को जोड़ने की ये कवायद शुरू हो रही है, इसमें पाकिस्तान उसमें नजर नहीं आ रहा है, एंड द रीजन इज वेरी क्लियर, जिसमें BRI में ऑलरेडी पाकिस्तान है। तो ऐसे में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता था इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पूरा बन रहा है एशिया से लेके उधर यूरोप तक। इनफैक्ट इस चीज को लेकर जो पाकिस्तानी की आवाम है वो काफी इससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सरकार को सवालों के घेरे में लगातार सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं, बहुत बैशिंग सरकार की हो रही है। तो लोग काफी नाराज हैं, लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। कहाँ पे कमी लगती है कि लीडरशिप में, विजन में कहाँ पे कमी रह गई कि पाकिस्तान आज यहाँ पे है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता। हाँ, एक और बात है, G20 के अंदर मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को प्रमोट किया गया है भारत की तरफ से, आई विश कि कभी पाकिस्तान भी वहां होता और इसका उसका भी इम्पैक्ट होता वहां पे। आज वो भी सोशलाइज करते, इतने ज्यादा ममालिक आए थे, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता। क्योंकि जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि वी आर द सेम पीपल, इसी तरह हम, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, हम उनका हिस्सा हैं, आज भी हिस्सा हैं, हमारा DNA सेम है। अगर देखा जाए, अगर भारत की बात की जाए, अगर यूनाइटेड इंडिया की बात की जाए, तो वी आर सेम पीपल। तो मेरे दिल तो करता है कि हमारे लोग भी वहां होते, लेकिन इसमें अंबर एक दिन में पाकिस्तान भी यहाँ नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान को भी जहां आज खड़ा है 76 साल लगे हैं। पाकिस्तान के 1947 से ही कई गलत डिसीजन थे, जिसका मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा कि पहले 10 सालों के अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो सबसे पहले जो अलायंस था ब्यूरोक्रेसी का था। ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस जो था वो मिलके उन्होंने पाकिस्तान के डिसीजन शुरू किए। आपने देखा होगा कि हमारे शुरू के कुछ जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सारे सिविल ब्यूरोक्रेसी से आते थे। उसके बाद एक ट्रेंड आया, एक माइंड बनाया गया कि हम भारत के नेक्स्ट टू भारत, और most of the army and most of our armaments they have gone to Indian side after 1947. So एक shift किया गया। वो shift ये था कि we are next to India and India is a big threat to us. So we became a defense state. We went into the defensive mode in the mid 60s and we never came out of it, matter of fact. Which was मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए आज भी अगर उसमें करेक्शन की जाए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है अंबर, आज जंगों का दौर नहीं है, इस कॉल्ड जियो इकोनॉमिक्स। अब लोगों को या दुनिया में मालिक को जंगे नहीं करनी होती, उनकी करेंसी तबाह कर दी जाती है, उनकी इकोनॉमी खत्म कर दी जाती है, which is dangerous than the bombing. मैटर ऑफ फैक्ट, मैं कल की इसमें खासकर बात करूंगा कि आपके लुलू सिल्वा, जो कि ब्राजील, अगली जो प्रेसिडेंटशिप है वो ब्राजील में गई है। कल उन्होंने अमेरिका को थोड़ा सा स्नब किया, लेकिन उनकी मेरी एक बात बड़ी ज़हन में आई। उन्होंने क्यूबा के एम्बार्गो के बारे में बात की अमेरिका के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस दे आर डेंजरस देन बॉम्बिंग। तो मैं आई टोटली एग्री विद देम। जियो इकोनॉमिक्स दौर के अंदर किसी भी कंट्री को चोक करना हो तो यू डोंट नीड बॉम्ब एट ऑल। You just some economists sit together on computers these days and you can bring that country to their knees. तो इस फिलॉसफी को अगर देखते हुए, और खासकर मैं ये जो मैं हमेशा रेफरेंस देता हूं, आज आप देखा मॉडर्न पीरियड के अंदर देखें,
एलओसी के ऊपर चाइना और भारत एक दूसरे के सामने खड़ा है, लेकिन ट्रेड इज स्टिल टेकिंग प्लेस। इस माजी के अंदर देखा जाए, ईरान यूज टू बाय ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर, ईरान यूज टू बाय द पार्ट्स ऑफ देयर फाइटर प्लेन्स फ्रॉम इजराइल। तो ये चीजें पता नहीं क्या बात है, हमारी साइड पे लोगों की समझ में नहीं आ रही बात कि regardless if you have differences in opinion, but you still trade with each other. You don't stop talking to each other. मैं ये समझता हूं कि माजी के अंदर ट्राइयां हुई हैं। मोदी जी पाकिस्तान गए, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने दाव पे लगा कर गए, और उसके बाद कई स्टेप्स लिए गए। पिछली दफा ख्वाहिश दूसरी साइड पे भी होती है, लेकिन सीरियस नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब आए जब पिछले साल पहले, उन्होंने न्यू दिल्ली अपना ट्रेड कमिश्नर, उन्होंने ट्रेड जो था रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड रांची जो है उसको न्यू दिल्ली भेजा, लेकिन बस उससे आगे बात नहीं चल सकी। सुबह डिसीजन लिया जाता है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को चेंज कर दिया जाता है। तो दर हकीकत और देखें, मैं यही एक अलमिया है मेरे लिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दालें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन भारत से नहीं ली जा रही। और दूसरा मैं बात बताऊंगा कि एक पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है कि रशिया से तेल लेंगे। पॉलिटिकल स्टंट उस पर खेला गया, रशिया से तेल, हालांकि पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी मौजूद नहीं थी जिससे रशियन ऑयल को रिफाइन किया जा सके। तेल आता था, पहले इंडिया जाता था, इंडिया से रिफाइन होकर यूएई जाता था, यूएई से होकर पाकिस्तान जाता था। लेकिन देखें इसमें क्या चीज नजर आती है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल वोटिंग पावर के लिए, करप्शन के लिए फैसले किए जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में फैसले नहीं किए जाते। यही मेरे मुल्क की ट्रेजेडी है। और सबसे बड़ा अफसोस वाली बात है, इस वक्त मेरी आज की जनरेशन जो भी है, रूलिंग एलीट है, वो सारा दिन डे ड्रीमिंग करते हैं टोरंटो के बारे में, दुबई के बारे में और लंदन के बारे में। दे आर नॉट लोकल, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजन, एंड दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ माय मदरलैंड। अगली जनरेशन को सिखाया ही नहीं जा रहा कि हाउ टू लव योर मदरलैंड, हाउ टू लव पाकिस्तान। ये दिस इज माय नाइटमेयर। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग। लेकिन तार साहब, एक बात जो इस पूरी समिट से और पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक की तरह नजर आती है, वो ये कि जो एक लॉन्ग टर्म और ट्रस्टेड अलाय सऊदी अरेबिया को देखा जाता था पाकिस्तान के लिए, काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। आज अगर हम G20 के हवाले से बात करें तो चाहे टेररिज्म को लेकर जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसमें टेररिज्म की बात हो, उस पर भी मोहम्मद बिन सलमान ने काफी सख्त बयान दिया। और दूसरी तरफ हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इस सब में पाकिस्तान कहीं ना कहीं दूर ही नजर आता है, इनफैक्ट इसमें शामिल ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद बिन सलमान की इस ऑफिशियल विजिट से पहले पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि वो वहां पे भी आए। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी कुछ ऐलान थे, किस तरह का हो सकता है, किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ, आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली, और मेरे ख्याल में it's a big setback. It's the biggest setback possible to the Pakistan foreign policy that Mohammed bin Salman changed his mind and not did go to Pakistan. अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि what is Saudi Arabia means to Pakistan. पाकिस्तान के हर क्राइसिस में, और ज्यादातर क्राइसिस फाइनेंशियल होते हैं, उन फाइनेंशियल्स में से हमेशा रेस्क्यू किया सऊदी अरेबिया ने। इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं कि हमारे ज्यादातर जब आर्मी चीफ आते हैं वो पहला दौरा सऊदी अरेबिया का करते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई भी जो नया बनता है वो पहला दौरा सऊदी अरेबिया से शुरू करते हैं। और सऊदी अरेबिया के अंदर जितनी इस वक्त पाकिस्तानी लेबर काम कर रही है, इस वक्त नंबर 1 जो एक्सपर्ट हैं, दे आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस वक्त जो रिसेंट क्राइसिस हैं उनके अंदर सिर्फ 2 प्रोजेक्ट सामने रखे गए हैं कौम को बताने के लिए कि $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा, $25 बिलियन की यूएई करेगा। और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, पहले सोचा जा रहा था शायद 3 घंटे के लिए स्टॉप करें, फिर सोचा गया पहले 5 घंटे, फिर 3 घंटे, और बिल्कुल उन्होंने स्किप कर दिया। मैं समझता हूं कि और दूसरा मैं एक अंबर आपसे इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जो ऑटोमन एम्पायर जो थी टर्किश, उस वक्त तक एक लफ्ज कहा जाता था मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम का कॉन्सेप्ट था कि 1 लीडर, खिलाफत और सारा। लेकिन उसके ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद वो खत्म हो गया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड जो आजकल है कि हर कंट्री जो होता है वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेता है। उसका बिलखसूस मैं मिसाल दूंगा कि स्टेट्स जो कि मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं।
और इसने बल्कि सर्टिफाई कर दिया है ये जो MBS पाकिस्तान नहीं आए कि दे आर इंटरेस्टेड इन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। 7 कंट्रीज ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए मिडिल ईस्ट की स्टेटों ने। इस वक्त जो सऊदी अरेबिया का टोटल फोकस है बियॉन्ड ऑयल कि 2030 तक उन्होंने ऑयल पे डिपेंड नहीं करना, उन्होंने फ्यूचर आईटी में टूरिज्म में चीजें बनानी है और उनमें उसमें भारत उनको अच्छा पार्टनर नजर आ रहा है। बल्कि आपने देखा होगा कि उन्होंने बॉलीवुड से लोगों को बुला के वहां पे शो कराए, क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट है, वो शो उन्होंने किया और दे आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। 8 कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया ने साइन किए भारत के साथ और अनलिमिटेड मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। रिफाइनरी बनाने की बात की गई भारत के अंदर। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, अब आपके तरफ तो वो रिफाइनरी बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी बनानी थी, पता नहीं या तो फिर वही रिफाइनरी उठा के उन्होंने आपको दे दी है। लेकिन अब क्योंकि देखिए जो बायलैटरल टॉक्स हुई उसमें बहुत सारे एजेंडाज रहे हैं। उसमें हम सऊदी में एजुकेशन की बात हो, चाहे जो आप सारी बातें कर रहे हैं, रिफाइनरी की बात है, इनफैक्ट बॉलीवुड की भी बात है, क्योंकि वहां पे बॉलीवुड फिल्म्स और सीरियल्स ये सारी चीजें बहुत देखी जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको उन पूरे बातचीत का हिस्सा रखा गया है। लेकिन तारक साहब, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे दुनिया का भरोसा भारत की तरफ बढ़ रहा है, और क्योंकि भारत ने वो चीज अपने लिए खुद कमाई है, भारत एक बड़ी मार्केट है कंज्यूमर मार्केट के तौर पे, दूसरे देशों के लिए है। पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने जो एलिनेशन की एक पॉलिसी अपनाई थी, पाकिस्तान को एलिनेट किया, वो तो है। अब ये सारी चीजें और लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे सऊदी की बात करें, सब अपना फायदा देख रहे हैं। और सऊदी और यूएई की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट अपने खुद के एक सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है कि तेल पर हम कब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्यों कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, कुछ अपनी कंट्री के लिए, कुछ सेल्फ रिलायंस की कोई विजनरी, कोई पॉलिसी, जीरो से कहीं से शुरुआत हो जाए, वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? अंबर, इसमें मैं सबसे पहले तो आपने जो बात की है मैं उसको सेकंड करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि एलियनेशन। अब एलियनेशन के हालात जरा देखें। मैं फिर आ जाती पाकिस्तान की बात और कई लोग ये समझते हैं शायद हम बैशिंग पाकिस्तान, बैशिंग, दिस इज माय पेन फॉर पाकिस्तान। आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। उसमें अंबर अब ये देखें, आपके साथ इशू है, अफगानिस्तान के लिए पूरा मुल्क हमने जलाया। आज हर अफगानी बच्चा पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करता है जितना हर बंगाली बच्चा नफरत करता है। उसमें आप भारत को ब्लेम करेंगे, आप CIA को ब्लेम करेंगे, मुसाद को ब्लेम करेंगे, रा को ब्लेम करेंगे? नहीं, पाकिस्तान को यह ब्लेम खुद एक्सेप्ट करना होगा कि कहां पे क्या गलतियां हुई हैं कि जिन लोगों आज भी 2.2 मिलियन अफगानी रिफ्यूजीज दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, और आज वो नफरत से भरे पड़े हैं हमसे, वो हमसे बात करके राजी नहीं है। वो उन्होंने डायरेक्ट डीलिंग करते हैं कतर के साथ, डायरेक्ट बातें करते हैं अमेरिका के साथ, डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं चाइना के साथ, आपको बाईपास करके। हालांकि हमारे एक बड़े मोहतरम जो लीडर थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के, वो चाय का कप पीने काबल चले गए थे, इंप्रेशन दुनिया में दिया था शायद अगली तालिबान की कैबिनेट वो बनाएंगे। लेकिन हालात आप देख लें, आज वो भी नफरत कर रहे हैं। बांग्लादेश है, वो नफरत से भरा पड़ा है। ईरान है, उससे रिलेशनशिप नहीं है। ये मैं नेबर्स की बात कर रहा हूं। चाइना है, उसके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो भी अपसेट है। आज से कुछ अरसा पहले तक उन्होंने इस्लामाबाद में अपना ऑपरेशन सीज कर दिया था क्योंकि CPEC पे जो उनके हालात थे। 3.5 साल PTI के दौर में आपने CPEC BRI को फ्रीजर में डाल दिया था। भारत के साथ तो और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप सबसे बड़ा यह है कि हम भारत की दुश्मनी उनके आगे बेचते हैं। कितना अरसा बेच लेंगे उसको? बल्कि मैंने कई दफा यहां पे अमेरिका में रहते हुए आर्टिकल पढ़े हैं कि अगर भारत और चाइना एक दूसरे के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? फिर आप कहां से चीजें मंगाएंगे, कहां किन की मिन्नतें करेंगे? और अगली बात एक मैं छोटी सी मेंशन करना चाहूंगा, अगर हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे तो लोग कर रहे हैं। भारत कर रहा है मुसलसल होमवर्क। मैं उसकी छोटी सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, एक लम्हा फिक्रिया है। कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहे हैं? UAE वाले कर रहे हैं। UAE कौन है? पाकिस्तान का वो पाकिस्तान को कर्जा देता है, पैसा देता है। पाकिस्तान का आज का जो नया फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, फाइनेंशियल फ्यूचर दिखाया जा रहा है, $25 बिलियन, वो भी UAE से आ रहे हैं। अब कश्मीर में जब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट UAE की होगी तो फिर आप कहां जाएंगे? आपको UAE ने कहा, आपको UAE आपको ऑपरेट करेगा, फिर आप कश्मीर की बात किस तरह करेंगे? आप
लेकिन दर हकीकत अच्छा, उसकी अगली मिसाल आपने मुझे पूछा है कि सर्कमस्टांसेस क्या है। सर्कमस्टांसेस करंट में बताता हूं, हमारे पाकिस्तान के अंदर आपके देखने वालों को शायद मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा। 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई। हमारी जो डिफेंस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके पेट से पैदा हुई है, तीनों की तीनों। उन्होंने ही ये पार्टियां क्रिएट की, वही उनको ऑपरेट करते हैं। उसकी वजह ये है, हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं, सीधे लंदन वापस चले गए। एक हफ्ता भी पाकिस्तान की गर्मी में वो नहीं रहे। दूसरे, इस वक्त सिंध के जो हमारे रूलर हैं, भुट्टो पार्टी के, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, वो दुबई में आज। तीसरा जो बंदा जो मैं उसके बारे में कहूंगा, जो जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार करके हमारे सामने रखा, रूल की सर पे चढ़ाया पाकिस्तान की 2018 में, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, नए पाकिस्तान का प्लान बनाकर आया पाकिस्तान में। यहां आके उसको बताया गया कि नहीं, यहां पे आप रिलीजन का चूरन बेचें। उन्होंने नए पाकिस्तान का आइडिया ड्रॉप करके रियासत मदीना का चूरन बेचना शुरू कर दिया। अब वो नाउ दे हैव बिकम अ रिलीजियस कल्ट। अब मैं पूछूंगा, इस दौर के अंदर 21st सेंचुरी में गुंजाइश मौजूद है रिलीजन की एक्सट्रीमिज्म के बारे में? मेरे ख्याल में नहीं। बार बार पाकिस्तानी बच्चों को कहा जाता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। पाकिस्तान को जिहाद की जरूरत है, ठीक है, आपने जिहाद करना, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लें, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद कर लें, पाकिस्तान के जो हालात हैं इनके खिलाफ जिहाद कर लें। लेकिन ये नहीं बताया जाता। पाकिस्तान के अंदर अंबर एक इंग्लिश चैनल नहीं है इस वक्त। सारे बच्चे सारा दिन मीम बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं, सारा दिन ट्वीट करते हैं, उर्दू में करते हैं। जितने लीडर सारे हमारे आईवी लीग स्कूलों के, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, वो कम्युनिकेशन जब पाकिस्तानी अपनी आवाम से करते हैं, उर्दू में ट्वीट करनी पड़ती है। आप उर्दू के साथ चंद्रयान 3 बना लेंगे, आप उर्दू के साथ MBBS कर लेंगे, आप उर्दू के साथ आप ब्रिज बना लेंगे, आप उर्दू के साथ आप हार्ट बाईपास सर्जरी कर लेंगे, आप ये नहीं बताया जाता। लोग दर हकीकत इस आज जिस हालात पे खड़ा, मैं हर पाकिस्तानी को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह यह है, इनके सारे लीडर इंपॉर्टेंट हैं, इनके सारे लीडर इंपोर्टेड हैं, और इन सब के बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों की ना एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, और इनको मुसलसल कहा जा रहा है कि तुमने जिहाद करना है, जिहाद करो, निकलो। अब तो सऊदी अरेबिया ने और अफगानियों ने जिहाद छोड़ दिया। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। यही अलमिया है मेरे लिए। और मैंने आपको बताया, जब तक ये चीजें चेंज नहीं की जाएंगी 21st सेंचुरी के अंदर, रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, योर रिलेशनशिप विद योर गॉड इज योर पर्सनल मैटर। इट शुडंट बी पार्ट ऑफ योर योर डेली एजेंडा। Absolutely. रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। एक तो और ट्रेजेडी है जो मैं आखिर में, अब मेरा क्लोजिंग पॉइंट ये होगा इस टॉपिक पे, वो अंबर ये है कि आप भारत में रह रहे हैं, डिफरेंट माइनॉरिटीज हैं। पाकिस्तान के बंटवारे में यही एक गलत हुआ है कि 95 to 97% मुस्लिम्स दे आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या चीज है। उन्हें पता ही नहीं कि किसी दूसरे के साथ किस तरह हार्मनी के साथ रहना है, किस तरह हाउ टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। ये एक हमारी ट्रेजेडी है सबसे बड़ी। वो जब आपको सिंध के हिंदू नहीं मिलते, फिर शिया सुन्नी पे लड़ाई शुरू हो जाती, फिर देवबंदी और अहले हदीस की लड़ाई शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को काफर काफर कहना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूं कि क्राइसिस में से हमेशा लीडर ही निकाल के लेकर आगे जाते हैं। और मैं हमेशा दुआ करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आपको चाय वाला मिला है, हमें भी कोई 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 समोसे वाला मिल जाए, कोई पकोड़े वाला मिल जाए। लेकिन it has to be nationalist. It has to be nationalist. Absolutely, nationalism is the key to success for a nation. और भारत में वो नजर आता है। और जिस तरह से आपने चंद्रयान 3 का एग्जांपल दिया, जिस दिन चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी, उस दिन भारत के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग दुआ, मन्नत, मुराद, पूजा अर्चना करते नजर आए। तो ये भारत है जो कि बहुत खूबसूरत है और दुनिया इसकी तारीफ भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप चर्चा में जुड़े और बहुत अच्छा आपके साथ चर्चा और डिस्कशन रहा। उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। My pranam to everybody. Thank you. थैंक यू।